सौरभ कुमार और द पॉलिटिकल सौरभ में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम जानेंगे पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 का चैप्टर 3। दोस्तों ऑलरेडी इस पर चैप्टर 3 पर पार्ट में वीडियो आ चुकी है, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो जिन्होंने नहीं देखा जाकर जरूर देख लीजिएगा। दोस्तों यह पार्ट 3 है, समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें और दोस्तों में वीडियो को जरूर शेयर करें। तो दोस्तों अगला वीडियो आपको इसी टॉपिक पर आपका ऑब्जेक्टिव मिलेगा, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इसी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव, तो जाकर जरूर देख लीजिएगा। और चैप्टर 3 यह अंत है, ठीक है, यह लास्ट वीडियो है चैप्टर 3 का। इसका अगला वीडियो में आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों वर्चस्व को ढांचागत ताकत के अर्थ में हमने जाना। अब हम जानते हैं वर्चस्व सांस्कृतिक अर्थ में, यानी सांस्कृतिक वर्चस्व का यह अर्थ है कि सहमति गढ़ने की ताकत, ठीक है, यानी सामाजिक, राजनीतिक और विचारधारा के जमीन पर किसी वर्ग की बढ़त या दबदबा। यानी दोस्तों कि सांस्कृतिक वर्चस्व में सामाजिक, राजनीतिक और विचारधारा के जमीन पर किसी वर्ग की बढ़त या दबदबा। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अपने विचारों को किसी दूसरे देश पर वहाँ के लोगों के द्वारा या वहाँ के सरकार के दिमाग में उन फिट करना, ठीक है, वहाँ अपना सहमति गढ़ना। यानी हम बोल रहे हैं कि ये गलत है तो ये देश भी वही बोले कि हाँ ये अमेरिका सही बोल रहा है, ये गलत है। अमेरिका बोल रहा है कि ये इसने सही किया तो हाँ इस देश के लोग भी कहेंगे कि हाँ ये सही किया। मतलब अपना सहमति गढ़ना, ठीक है, जो हम बोलेंगे उसी के रूप में दुनिया को ढालना कि हाँ हमको हमारे जैसे हम अपने नज़र से दुनिया को देखते हैं, जैसे अमेरिका अपने नज़र से दुनिया को देखता है, वैसे ही उसका साथ देने वाला लोग भी, देश भी उसी के अमेरिका की नज़र से ही देखे। तो ये हुआ एक। वहीं दोस्तों प्रभुत्वशाली देश यह कोशिश करता है कि उसके बात मानने वाले देश दुनिया की उसी नज़रिए से देखें जिस नज़रिए से वह देखता है। इससे प्रभुत्व देश की वर्चस्व कायम होती है, जैसे हमने बताया। तीसरा पॉइंट, प्रभुत्वशाली देश अपने प्रतिद्वंदी तथा अपने से छोटे देशों पर अपनी संस्कृति का छाप छोड़ना चाहता है। उसके मन में, व्यवहार में या उसके व्यवहार में क्या करता है, अपना दिमाग से, अपना शक्ति से, ठीक है, अपने हिसाब से उनके मन को अपने सोच के जरिए ढालता है, ठीक है, अपने हिसाब से उसे ढालने की कोशिश करता है। तो यही होता है सांस्कृतिक अर्थ में। जैसे वो चाहता है कि पूरा दुनिया जीन्स पहने, जैसे अमेरिका के लोग जीन्स पहनते हैं तो वो चाहता है कि हम जीन्स बनाते हैं और मेरा बनाया हुआ जीन्स पूरे दुनिया के लोग पहने और भी देश जो है वो पहने। तो वो अपना छाप छोड़ रहा है, वहाँ के लोगों को वो अच्छा लग रहा है तो पहन रहे। तो यही होता है कि वर्चस्व सांस्कृतिक अर्थ में, जिससे क्या हो सके, अमेरिका का भी हित साधन होगा कि वहाँ जो है वहाँ की जीन्स दुनिया में बिकेगी और बहुत कुछ हिसाब से उसको अपना फायदा मिलता है। तो यही थी सांस्कृतिक अर्थ में। तो दोस्तों भारत जो है उसका अमेरिका से संबंध कैसा है, ठीक है, भारत के अमेरिका से संबंध के बारे में आज हम जानेंगे। तो शीत युद्ध के वर्षों में भारत अमेरिका के गुट के विरोध खड़ा होने के कारण भारत ने यह महसूस किया था दोस्तों कि वह मित्र विहीन हो गया, यानी उसका कोई भी दोस्त नहीं रहा है, ठीक है। यानी आप पिछले चैप्टर्स में आपने पढ़ा था शीत युद्ध। तो शीत युद्ध में क्या हुआ था, दुनिया कई गुटों में बट गई थी, मूलतः 2 गुटों में बट गई थी, लेकिन 1-2 गुट जब बट गई थी तो तीसरा गुट ने भारत में, तीसरा गुट जो था उसमें कौन था, गुट निरपेक्षता के देश थे और भारत इसी में था। गुट निरपेक्षता मतलब किसी भी गुट में शामिल ना होना। तो वह किसी भी गुट में शामिल नहीं हुआ, ना अमेरिका के गुट में, ना रूस के गुट में, सोवियत संघ के गुट में। लेकिन भारत का झुकाव फिर भी हल्का फुल्का रूस की तरफ था, यानी सोवियत संघ की तरफ था। तो इस तरह से भारत ने जब गुट निरपेक्षता किया तो क्या हुआ कि उसने देखा आगे चल करके, जब गुट निरपेक्षता ये सब सारी चीज़ें खत्म हो गई तो उसको लगा कि अब दुनिया में वह मित्र विहीन हो गया है, उसका तो कोई दोस्त उतना साथ रहा नहीं है इस वजह से, क्योंकि ना इसके तरफ है ना उसके तरफ। तो इसलिए भारत दुनिया में वह मित्र विहीन हो गया था। तो इसलिए भारत ने अर्थव्यवस्था को उदारीकरण, वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ने का फैसला किया। आपने अर्थव्यवस्था को उदारीकरण किया और वैश्विक अर्थव्यवस्था से, दुनिया की अर्थव्यवस्था से खुद को जोड़ने की कोशिश किया, फैसला किया। तो इस फैसले की वजह से भारत प्रभावशाली वृद्धि किया, ठीक है।
जब उसने उदारीकरण को अपनाया, वैश्विक अर्थव्यवस्था से अपने देश की अर्थव्यवस्था को जोड़ा, तो इससे उसको क्या हुआ, बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। वह प्रभावशाली तरीके से वृद्धि कर उसका अर्थव्यवस्था करने लगी तथा अमेरिका व अन्य देशों के लिए आकर्षक आर्थिक सहयोगी वह बन गया। ठीक है। वहीं दोस्तों सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में अमेरिका को भारत के कुल निर्यात के 65% जाता है। ठीक है। भारत के कुल निर्यात का, जितने भी भारत निर्यात करता है सॉफ्टवेयर, उसमें से अमेरिका को 65% जाता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा। वहीं बोइंग के तकनीक कर्मचारी लगभग 35% भारतीय मूल के ही हैं अमेरिका में। सिलिकॉन वैली में 3 लाख भारतीय काम करते हैं, जो कि अमेरिका में ही पड़ता है। 15% उच्च प्रौद्योगिकी की शुरुआत अमेरिकी भारतीय ने ही की है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन एक और है कि अमेरिका जो है, तो अमेरिका से भारत को कैसा संबंध रखना चाहिए। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि अमेरिका से भारत को कैसा संबंध रखना चाहिए। तो अमेरिका से भारत को कैसा संबंध रखना चाहिए, इस पर बहुत सारे विचारकों ने विचार रखा है। तो पहला विचार तो ये दिया गया है कि भारत जो है अपनी अगुवाई में, ठीक है, भारत अपनी अगुवाई में विकासशील जो देश हैं, जो विकास कर रहे हैं अभी, जो विकसित नहीं है, तो विकासशील देशों का एक गुट बनाए। इससे वह क्या होगा कि अमेरिका के प्रतिकार में क्या होगा, सक्षम होगा। वहीं दूसरा का कहना है कि भारत और अमेरिका के बीच जो बढ़ती हुई नज़दीकी है, जैसे कि दोस्तों आजकल भारत और अमेरिका की जो दोस्ती है वो बहुत ही बढ़ गई है। और यही बताया गया है, जो विचारक थे उन्होंने ये बताया है दूसरा बार में कि भारत और अमेरिका के बीच जो बढ़ती हुई नज़दीकी है इससे भयभीत है। ठीक है, जो बढ़ रही नज़दीकी है उससे कुछ विचारक भयभीत है। वे चाहते हैं कि भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ाने पर ध्यान दे। ठीक है, अपने अंतर्राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ाने पर ध्यान दे, ना कि अमेरिका से नज़दीकियाँ, अमेरिका से दूर रहते हुए वह अपना शक्ति बढ़ाए, यही कहना है। वहीं तीसरा विचारक का कहना है दोस्तों कि भारत अमेरिका का जो हेल मेल बढ़ रहा है, ठीक है, जो दोस्ती बढ़ रही है, यह भारत के लिए क्या है, एक अवसर है, यह भारत के लिए एक अवसर है। और इसे क्या करना चाहिए, भारत अपने हित में उपयोग करे। ठीक है, भारत अमेरिका का फ़ायदा उठाए, अमेरिका से भारत को फ़ायदा उठाना चाहिए। अमेरिका के विरोध करने की रणनीति, इससे भारत को क्या होगा, नुकसान होगा, इससे भारत को नुकसान होगा, इसलिए उसका फ़ायदा उठाना चाहिए, उसके साथ रहते हुए, उसके वर्चस्व में रहते हुए। तो यही कहना था दोस्तों। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन में ये आएंगे कि अमेरिका से भारत को कैसा संबंध रखना चाहिए, तो ये तीनों पॉइंट लिख दीजिएगा, नंबर फुल मिल जाएंगे। तो वर्चस्व से आखिर कैसे निपटा जाए, तो वर्चस्व से आखिर कैसे निपटा जाए, ये अगला क्वेश्चन है। तो कुछ लोगों का दोस्तों इस पर मानना है कि वर्चस्व को कैसे हम निपट सकते हैं वर्चस्व से। तो कुछ लोगों का मानना है कि आर्थिक वृद्धि दर को अगर ऊंचा उठाया जाए, यानी आर्थिक वृद्धि दर को ऊंचा उठाने के लिए व्यापार को बढ़ावा, प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण तथा निवेश जरूरी है। ठीक है, इस सबसे ताकतवर जो देश है उनके विरुद्ध जाने के बजाय उसके वर्चस्व में रहते हुए, जो भी ताकतवर देश है, जो सबसे ज़्यादा ताकतवर देश है, उनसे दूर जाने के बजाय, ठीक है, उनसे दूर जाने के बजाय उनके विरुद्ध जाने के बजाय उनके वर्चस्व में ही रहकर, ठीक है, उनके वर्चस्व में ही रहकर रहते हुए उनसे अवसरों का, जितने भी अवसर हैं, रहते हुए उनके अवसरों का फ़ायदा उठाना चाहिए अपने हित में। ठीक है, यही बेहतर रणनीति, इसे ही बताया गया है किसी ने। ठीक है, कुछ विचारकों ने इसे बैंडवैगन रणनीति भी कहते हैं। तो अगला जो विचारक है वो कहते हैं कि देश के सामने यह विकल्प है कि खुद को छुपा लें, अमेरिका की नज़र से दूर दूर रहे। ठीक है, यानी खुद को छुपा लें कहूँ, और अमेरिका की नज़र से बहुत दूर रहे, यानी अमेरिका की नज़र में आए ही ना, खुद को ऐसा गायब कर ले। लेकिन ये छोटे देशों के लिए दोस्तों संभव हो सकता है, लेकिन भारत, चीन, ये सब देशों के लिए संभव नहीं हो सकता। वो कितना भी दूर रहेगा तो वो उसके नज़र में ही रहेगा। तो तीसरा विचारक ने यह राय दिया है कि राज्येतर संस्थाएं जितने भी हैं, अमेरिका वर्चस्व के प्रतिकार के लिए आगे आए। जितने भी राज्येतर के संस्थाएं हैं, ठीक है, जितने भी जैसे भारत के संस्थाएं या फिर कहूँ भी लोकल जितने भी संस्थाएं हैं, वो अमेरिकी वर्चस्व के प्रतिकार करें। ठीक है, स्वयंसेवी, जैसे कि कौन कौन लोग हो सकते हैं, स्वयंसेवी संगठन और सामाजिक आंदोलन
जनमत के आपसी मेल प्रस्तुत होगी तथा मीडिया का एक तबका, खेल, लेखक, बुद्धिजीवी, कलाकार आदि अमेरिकी वजह के प्रतिरोध के लिए क्या करें, आगे आए और साथ मिलकर अमेरिकी नीतियों की आलोचना तथा प्रतिरोध इससे क्या हो सकता है, किया जा सकता है। तो कुछ लोगों का यह मानना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों में शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। तो दोस्तों अगला वीडियो आपको इसी पर ऑब्जेक्टिव मिलेगी, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव का वीडियो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा जाकर जरूर देख लीजिए और अगला वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है, अगला चैप्टर्स का। और यहीं इस चैप्टर का जितना भी ऑब्जेक्टिव होंगे वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस चैप्टर का जितना भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है हमने उसमें ज़रूर बताया है, तो जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगला वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर जरूर देखें। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल द पॉलिटिकल सौरभ। लेटेस्ट यूट्यूब शॉर्ट्स वीडियो सी ऑन द चैनल। थैंक यू। जय हिंद।